हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड ना। ऑडिट सार में से सीए फाइनल ऑडिट की जर्नी रिवीजन सेशंस चालू है एंड आज हमें कंप्लीट करना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑडिट कमेटी ना। अगर आप लोगों ने ऑडिट सार के जो प्रीवियस सेशंस है वो नहीं देखे हैं, आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप ये सारे ही सेशंस एक बार देख लीजिए. यू विल बी पिट पैट रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, ओके. सो आज के सेशन में या फिर आज की जर्नी में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टैप योर ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ये चैप्टर खूब 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 इजी चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर है. So we cannot even think of leaving this chapter, and practically also the chapter is very important my dear friends. हाँ जी, very important. तो इस चैप्टर को हम कैसे कवर अप करने वाले हैं? इस चैप्टर को ऑब्वियसली हम लोग ऑडिट सार में से कवर अप करेंगे एंड साइमल्टेनियसली काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपको देती जाऊंगी सो दैट व्हाटएवर यू आर स्टडिंग यू कैन कोरिलेट इट विद अ प्रैक्टिकल लाइफ. जैसे कि कोई प्रैक्टिकल लिस्टेड कंपनी का एग्जांपल ले लिया, जैसे कि कोई कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट देख लिए, उसको मैच करते हुए चलेंगे एंड आई एम श्योर वी विल ट्राई एज मच एज टू मेक दिस चैप्टर सिंपल फॉर यू. चलिए तो शुरू करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस? व्हाट इज गवर्नेंस? गवर्नेंस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ वॉच. क्यों करना है ये वॉच? व्हाई डू यू फील कि कंपनीज में गवर्नेंस की जरूरत है? क्योंकि सीधा सिंपल चोखी बात, कंपनी में पैसा लगा है हमारे पब्लिक का. So we want कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन हो रहे हैं ये हो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर स्टेक होल्डर्स. ठीक है, दैट इज अ ड्यू मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. चलिए पढ़ते हैं. दिस शुड बी द ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ योर आंसर. Corporate governance is a system by which the company is being directed and governed. Underline that. Directed and governed by whom? By the management themselves. By the company. किस हिसाब से ये रन होना चाहिए? इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स. ठीक है. So what is governance? Governance is nothing but it is a system via which the company is being directed and governed by the management of the company in the best interest of stakeholders. Then उसके बाद ये जो इश्यूज एड्रेस्ड है या फिर मैटर्स इन सेबी एलओडीआर है, ये क्या है रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस? अभी एक मिनट एक बात समझिए. या whenever we talk about audit committee, ये ऑडिट कमेटी दो जगह पे बनाने के लिए कही गई है. सबसे पहली बात, जो ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना इनका काम, ये जो बात कही गई है ये कही गई है अंडर कंपनीज एक्ट. अंडर कंपनीज एक्ट, दैट इज सेक्शन 177. दूसरा और एक चीज आता है इन पिक्चर इन ऑर्डर टू सेफगार्ड पब्लिक्स इंटरेस्ट. आपको पता ही होगा, लॉ में तो कई बार पढ़ रखा है ये सेबी. यस, तो ये सेबी आता है पिक्चर में और सेबी ने भी एक ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने बोला है. ठीक है, क्योंकि सेबी भी चाहता है कि जो कंपनी में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ये कंपनी कोई भी ऐसे काम ना करे जिससे पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर हो जाए. ठीक है, तो सेबी ने क्या किया है, सेबी ने एक ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने बोली है और उन्होंने कुछ तो लिस्टिंग, बेसिकली एलओडीआर, कुछ रेगुलेशंस इशू किए हैं. ये रेगुलेशन के वाया उन्होंने इतना मेक श्योर किया है, इतना अश्योर किया है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी में, मैं फिर से जोर दे रही हूँ, कोई भी लिस्टेड कंपनी में कोई ऐसे काम ना हो जिसके वजह से पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर हो. ठीक है, समझा है? पक्का? श्योर? तो दिस इज रेगुलेशंस. खूब सारे रेगुलेशंस हैं, बट यहाँ पे मैं जितना कवर अप कराने वाली हूँ विजिविस कंपनीज एक्ट में, यहाँ पे जितना कवर कराने वाली हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इतना समझता है? सिंपल. सो सबसे पहली बात हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एलओडीआर ने आकर के कौन से मैटर्स को एड्रेस किया है, कौन से मुद्दों के बारे में बात की है. तो चलिए, यह है तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन.
and multiple times asked in past exam. ठीक है, PEQ का मतलब है past exam question. समझिए, issues addressed or matters addressed in SEBI LODR. ठीक है, regarding corporate governance. रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कौन से मुद्दे LODR ने एक्चुअली एड्रेस किए हैं? सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द फंक्शंस ऑफ बोर्ड. अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए? कॉम्पेंसेशन, डिस्क्लोजर्स, ये सारी ही बात एड्रेस की गई है. फर्स्ट. सेकेंड, the content of management discussion and analysis. This is also a past exam question. कि अच्छा, SEBI LODR ने कंटेंट के बारे में बताया है, क्या बताया जरा बताइए. ऐसा क्वेश्चन आता है पास्ट एग्जाम में. सो व्हाट इट इज? कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस. जैसे कि अगर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होल्ड हो रही है, व्हाट मैटर्स दे विल डिस्कस, व्हाट मैटर्स दे शुड एनालाइज. मैम ये सब क्यों सिखा रहे? बस वी वांट एवरीथिंग अप टू द मार्क वेयर इन no public interest is being hampered. ठीक है. Code of conduct, vigil mechanism. Vigil mechanism is where the whistleblowers, the information via whistleblowers are taken care of. ठीक है. See, whistleblower is a concept जो positive भी है, negative भी है. अगर whistleblower, ये जो mechanism है, जो vigil mechanism है, code of conduct है, as a positive end हम देखने जाए तो actually speaking कई बार ये whistleblower पॉजिटिव तरीके से एम्प्लॉई को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए भी यूज में ले सकते हैं, या फिर हमारे तक किसी का मिसकंडक्ट पहुंचाने के लिए भी यूज में ले सकते हैं. जैसे कि अगर आपने कुछ गलत किया है, वाया विजिल मैकेनिज्म वन ऑफ योर फ्रेंड इज इन्फॉर्मिंग अस, तो बोलने जाए तो इनफॉर्मल मीन से हमको पता चला कि आपने गलत किया है, बट दिस इज समथिंग विच इज गुड. ठीक है. सो कोड ऑफ कंडक्ट, विजिल मैकेनिज्म. नेक्स्ट, कंपोजिशन, मीटिंग, पावर, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी. आई टोल्ड यू कि ऑडिट कमेटी दो जगह पे है. एक 177 में स्थापित करने के लिए कहा है और एक LODR के तहत स्थापित करने के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूट एस्टैब्लिश करने के लिए कहा है. ठीक है. नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनीज. नेक्स्ट, रिस्क रिलेटिंग प्रोसेस या फिर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. डिस्क्लोजर्स ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक रिलेटेड पार्टी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या दिया गया है, एक्सेट्रा. इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स. फ्रैंकली स्पीकिंग ये ICICI बैंक के बाद जहां पे मिसेस कोचर फाइनेंस, लाइक आई कैन नॉट से मिसेस कोचर वाज टोटली इन्वॉल्व बिकॉज अभी तो उनके अगेंस्ट में कोई केस नहीं है, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि जहां पे ICICI बैंक फाइनेंस 3,200 crore rupees टू वीडियोकॉन कंपनी, दैट वाज इनिशियली रिगार्डेड एज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. ठीक है. तो SEBI LODR कहता है कि डिस्क्लोज करो भैया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमको फुल्ली डिस्क्लोजर चाहिए. ठीक है. इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट, कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय CEO, CFO. नेक्स्ट, कंप्लायंस सर्टिफिकेट फ्रॉम ईदर ऑडिटर और अ प्रैक्टिसिंग CS. Makes sense? So what are the matters which are addressed in SEBI LODR regarding corporate governance? गवर्नेंस को लेकर के LODR में कौन से मुद्दे एक्चुअली एड्रेस किए गए हैं? इतने सारे मुद्दे एड्रेस किए गए हैं. ठीक है. कौन से? की फंक्शंस ऑफ बोर्ड, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, विजिल मैकेनिज्म, कॉम्पोजिशन, पावर, मीटिंग, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमिटी, मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडरी कमिटी, प्रोसेस, प्रोसीजर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, disclosures of related party transaction, accounting treatment, information to shareholders, compliance certificate from CEO, CFO, compliance certificate from auditor or practicing company secretary. डन. पक्का. चलो, तो सबसे पहली बात चलते हैं. ये LODR जो इतना कह रहे हैं वो किस पे एप्लीकेबल है? आई टोल्ड यू इट इज एप्लीकेबल फॉर लिस्टेड कंपनीज. It is applicable for listed companies. So entities whose securities are listed over stock exchange, and securities means what? Security including debt instrument, unit of mutual funds, Indian depository receipts, preference shares, specified securities. ये सारा ही अगर listed है तो हम कहेंगे बॉस आप एक listed कंपनी हो. And debt instrument non convertible and perpetual, preference shares non convertible and redeemable, as well as non cumulative perpetual.
मेकिंग सेंस? पक्का? श्योर? ओके. नेक्स्ट, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. Every listed entity shall submit a quarterly compliance report on corporate governance in the form as may be prescribed within 15 days from the closure of quarter. ठीक है. दिस रिपोर्ट, ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है, प्लीज वहां पे मार्क कर लीजिए एक्सपेक्टेड एमसीक्यू. दिस रिपोर्ट शैल बी साइन ईदर बाय, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, कंप्लायंस ऑफिसर और सीईओ ऑफ सच कंपनी. 15 डेज हाईलाइट कीजिए और साइंड बाय. डन डन डन. पक्का? श्योर? नेक्स्ट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कई बार देखी, परखी, पढ़ी, जानी है. ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? Auditor will have to verify and certify the factual implementation of corporate governance requirement as stipulated under LODR regulation. ठीक है. R suggest regulation only, तो बट ये पैन नंबर जैसा LODR regulation हो गया है. या वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ फैक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन. सच्ची में हुआ है क्या, ये बताओ. सो वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ फैक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट? ऑफ the corporate governance as stipulated under LODR. Next, ये जो एक्सप्रेशन है ये सिर्फ LODR के लिए बात कर रहे हैं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम लोग कहते हैं ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट मैं बताऊंगी भी अभी आपको. ठीक है. ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड ये एक्सप्रेशन जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन नहीं है. नेक्स्ट, द सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर इज नीदर इन एश्योरेंस, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, is neither an assurance on the future viability of the company nor on the efficiency and the effectiveness of the management. हम यहाँ पे मैनेजमेंट को नहीं बोल रहे यार, क्या मैनेजमेंट है यार, बिकॉज मैनेजमेंट इतना अच्छा है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छा है, ऐसा नहीं कह रहे. हम लोग कह रहे हैं फैक्चुअल इंप्लीमेंटेशन. जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने कहा ऐसे ऐसे ऑडिट कमेटी बनाओ, ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ये विजिल मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसा कंपोजिशन होना चाहिए, ये मैनेजमेंट को एनालाइज और डिस्कस करना हुआ है, ये हम लोग ने फैक्चुअली वेरीफाई किया हुआ है. समझा? पक्का? श्योर? आगे बढ़े विद ऑडिट कमेटी. यस. चलिए शुरू करते हैं विद ऑडिट कमेटी. मैंने अभी अभी आपसे कहा कि ऑडिट कमेटी दो जगह पे फॉर्मुलेट करने कही गई है, कंपनीज एक्ट 177 और सेबी. ठीक है, LODR रेगुलेशन के तहत. सबसे पहले हम लोग जो कंपनीज एक्ट वाला पार्ट है वो देख लेते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट वाला पार्ट आपने खुद ने लॉ में भी देखा है, सेक्शन 177 के तहत. तो सेक्शन 177 के तहत किसको कॉन्स्टिट्यूट करने कहा गया है ऑडिट कमेटी? चलिए, कहता है एवरी लिस्टेड कंपनी एंड द फॉलोइंग क्लास ऑफ द कंपनी ऑफ पब्लिक. ठीक है, फॉलोइंग पब्लिक कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी. तो देखिए क्या कहा उन्होंने कहा पब्लिक हम लोगों ने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड. लिस्टेड है तो भाई तो हमेशा, आप तो नाम से बड़ी कंपनी, आप तो लिस्टेड कंपनी है, आपको तो ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी ही करनी है. अनलिस्टेड कंपनी के लिए वी हैव सम काइंड ऑफ थ्रेशोल्ड, 10, 50, 100 पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोइंग्स एंड टर्नओवर. ठीक है, 10, 50, 100 ठीक है. सही होगा. अनलिस्टेड कंपनीज के लिए देखिए, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 CR और मोर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पेन से, पेंसिल से, रेड पेन से, जिस हिसाब से भी, पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे भी कहा गया बोरोइंग्स एक्सीडिंग ₹100 CR और यहाँ पे मोर. ठीक है. अब ये कौन से डेट पे चेक करना है? दिस कैन बी योर MCQ क्वेश्चन. ये सारा का सारा हमें चेक करना है एज ऑन द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल, एज ऑन द डेट ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पिछले साल का 31 मार्च को हम लोग को ये स्टैंडिंग देखना है. नहीं है? पक्का? श्योर? ओके. अब ये जो पब्लिक कंपनीज है इसमें थोड़ा सा तारा लगाइए.
और तारे को जमीन पे लेके आइए, पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट फॉर जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी और अ डोरमेंट कंपनी। तो अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो बट इट इज अ जॉइंट वेंचर, बट दैट कंपनी इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी और दैट कंपनी इज अ डोरमेंट कंपनी, तो आपको ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं। मेकिंग सेंस? पक्का? श्योर? ओके, so what did we say? 177 कहता है पब्लिक कंपनी लिस्टेड, अनलिस्टेड, लिस्टेड ऑलवेज, अनलिस्टेड में 10, 50, 100, मोर देन इक्वल्स टू बोरोइंग के लिए मोर देन भी, ये सब कभी चेक करेंगे? लास्ट डेट ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डन। अब एक बार हम लोगों ने कंपनीज एक्ट के पर्सपेक्टिव ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया, तो ऑडिट कमेटी में कितने लोग होने चाहिए? बोलते हैं मिनिमम 3। ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट्स shall consist of minimum 3 directors, wherein majority should be of independent directors forming majority. ठीक है, उसके बाद नीचे वाला पॉइंट और एक अंडरलाइन आप लिख लीजिए, majority including chairman should be of that capable position who all can read and understand financial statements. तो मतलब क्या? तीन में से मेजोरिटी, मतलब दो, तीन में से मेजोरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट और मिनिमम तीन में से मेजोरिटी इंक्लूडिंग चेयरमैन शुड बी इन द पोजिशन हु आर एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैम इतना क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे जो मेजोरिटी में पढ़ाने वाले ना, रीड एंड अंडरस्टैंड, सेबी की रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा हाई है। ठीक है, कंपनीज एक्ट तो फिर भी लाइक कम पैरामीटर्स दे रहा है आपको, बट सेबी ने जो पैरामीटर्स के हिसाब से आपको ऑडिट कमेटी फ्रेम करने बोली है वो इससे भी ज्यादा हाई। ठीक है, चलिए वो देखते हैं। अब सेबी क्या कहता है, खूब ध्यान से पीपल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेबी क्या कहता है? वो कहता है वो भी सेम एवरी लिस्टेड कंपनी। मैम लिस्टेड मतलब अभी ऊपर से था, जिसकी सिक्योरिटीज में खूब सारे नाम बताए, डेट इंस्ट्रूमेंट, प्रेफरेंस, आईडीआर वगैरह। ठीक है, ओके। एवरी लिस्टेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, out of which at least 2/3 must be independent. Out of which minimum 2/3 shall be independent. यहाँ पे मेजोरिटी बोला था, यहाँ पे 2/3 बोला था। अगर 3 कंसिडर करने जाए ना तो मेजोरिटी में भी 2 ही आता है और 2/3 में भी 2 ही आता है। बट अगर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर चेंज कर दिया, 3 की जगह पे अगर मेरे पास 10 डायरेक्टर्स है इन द ऑडिट कमेटी, तो यहाँ पे मेजोरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट, यहाँ पे 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट। दिस इज 66.66%, and this is, ठीक है, ऐसा लिखना नहीं है, जस्ट ट्राइंग टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि क्या लिखा, मस्ट बी इंडिपेंडेंट। बट अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट शेयर्स है तो बातें कुछ अलग होता है। ये देखो मैंने तारा लगाया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे, तारा जमीन पे आने के बाद हमने कहा इन केस ऑफ द कंपनी इज हैविंग आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स। सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स क्या होता है बता दो। सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स, इसके वहां पे ऑडिट कमेटी मस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट। मतलब अगर आपकी कंपनी कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट शेयर्स है, तो सारे के सारे डायरेक्टर्स ऑफ दैट ऑडिट कमेटी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। हाईली एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। अब हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सुपीरियर राइट शेयर्स? सुपीरियर राइट शेयर्स का मतलब देखिए, अपने बुक में अपने किताब में कॉपी करते जाइएगा। हाँ, सुपीरियर राइट शेयर्स का मतलब होता है दे आर ईदर हेल्ड बाय द प्रमोटर्स, फाउंडर्स एक्सेट्रा, जहां पे वोटिंग राइट्स ज्यादा है। हम यूजुअली क्या करते हैं, शो ऑफ हैंड्स। 160 सेक्शन नंबर 107 सेज शो ऑफ हैंड्स, बट
जहां पे वोटिंग राइट्स एक शेयर के अगेंस्ट में मोर देन वन है, उसको हम कहते हैं सुपीरियर राइट शेयर। वोटिंग पावर कैन रेंज फ्रॉम 2 votes to 1 share and it can go up to 10 votes for 1 share. 2 votes for 1 share to 10 votes to 1 share. So 1 share का जो वोटिंग पावर है कैन रेंज फ्रॉम 2 to 10. 1 share and 6 votes. ऐसे शेयर्स को हम करेंगे सुपीरियर राइट शेयर्स। समझता है? एंड हाँ जी माय डियर फ्रेंड, यही सुपीरियर राइट शेयर्स का जो फर्स्ट अमेंडमेंट आया है आपकी नवंबर 2020 की आरटीसी में गवर्नमेंट कंपनी को लेकर के, सेक्शन 245 क्या कहता है? सेक्शन 245 हमने कहा था मेजोरिटी, राइट? इफ इट ऑल कोई कंपनी ऐसी है जिसमें नॉट लेस देन 51% ऑफ द स्टेक इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली बाय बोथ। अभी जो 51% है वो किसका 51%? हम लोग पहले लिखते थे यहाँ पे 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। बट अब क्या कह रहे हैं कि रुको पेड अप शेयर कैपिटल, बट जो कंपनी में आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट शेयर है वहां पे दिस पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी कंस्ट्रूड एज वोटिंग पावर। ठीक है, ओके? तो यहाँ पे लिख लीजिए इन ऑल कंपनी, या फिर इन कंपनीज, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए इन कंपनी हैविंग सुपीरियर राइट। समझा है? पक्का श्योर 100%? So this is actually your RTP amendment, RTP November 20 का फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, सुपीरियर राइट शेयर वाला केस आया था तो मैंने आपको वो वाला पढ़ा दिया है क्या? एंड दूसरा वाला पॉइंट बोलो, यहाँ पे मैंने क्या बोला था? मेजोरिटी इंक्लूडिंग चेयरमैन शुड बी इन द पोजीशन टू रीड एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे वो कहते हैं all members must be financially literate. Okay, financially literate is read and understand, and at least one must be financial expert. all और majority में फर्क है। सेक्शन 177 कहता है मेजोरिटी। ऑडिट कमेटी LODR के तहत जो ऑडिट कमेटी है वो कहता है all, और यहाँ पे उन्होंने एक्सपर्ट के बारे में बोला ही नहीं, बट यहाँ पे कहता है एटलीस्ट वन शुड बी फाइनेंशियल एक्सपर्ट। समझता है? पक्का श्योर? ये एक बार के लिए पूरा ही चार्ट मैं आपके सामने ऐसे रख देती हूँ, आप एक बार फटाफट देख लीजिए। ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन कब करना है, किसको करना है, कितने जन होने चाहिए, कितने जनों में से कितने इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कितने फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, कितने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होने चाहिए। और ये सब जो मैंने लिख करके रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन सब में से आपके MCQ या फिर छोटी छोटी केस स्टडीज बन सकते हैं। डन पक्का श्योर 100%? चल आगे बढ़ते हैं। ये विजिबिलिटी कंपैरिजन हो गया है आपका 177 एंड सेबी के बीच में। अब जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ दैट इज एज पर सेबी LODR। ठीक है, ये रेगुलेशन के तहत सबसे पहली बात, एनुअल जनरल मीटिंग में चेयरमैन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है मस्ट बी प्रेजेंट एट ऑल द AGM टू आंसर ऑल द क्वेरीज ऑफ द स्टेक होल्डर्स, टू द ऑल द क्वेरीज ऑफ शेयर होल्डर्स। सेकेंड, company secretary, the company secretary of the company shall act as the secretary of the committee। जो आपकी ऑडिट कमेटी है उसका सेक्रेटरी के नाम पे कंपनी सेक्रेटरी होगा। एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑडिटर, देखो टू अटेंड द मीटिंग ऑफ सर्च यू नीड टू इनवाइट द एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑडिटर टू अटेंड द मीटिंग। ऑडिटर का आना अनिवार्य है। नेक्स्ट, मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी एटलीस्ट 4 times in a year with a maximum gap of 120 days। मैं अभी आपको थोड़े ही टाइम में, ये कंप्लीट होने के बाद थोड़े ही टाइम में मैं आपको रिलायंस का गवर्नेंस रिपोर्ट बताने वाली हूँ। वहां पे एक्चुअली स्पीकिंग हम देखेंगे कि जो भी मीटिंग्स होल्ड की जाती है ये सारी ही मीटिंग्स में कितने डायरेक्टर्स आए थे, कितने डायरेक्टर्स एब्सेंट थे,
कितने डायरेक्टर्स जो लोग आए थे उसमें से कितने डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है, कितने प्रमोटर्स है, कितने फाइनेंशियली लिटरेट है, कितने फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, कितने वुमेन डायरेक्टर है, ये सारी ही बात बताते हैं। नेक्स्ट इज quorum minimum 2 or 1/3 of the members of the audit committee whichever is higher plus ये इंपॉर्टेंट है प्लस मिनिमम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है। पावर्स ऑफ ऑडिट कमिटी, ये ऑडिट कमिटी क्या क्या कर सकता है? ये ऑडिट कमिटी कैन इन्वेस्टिगेट इनटू एनी एक्टिविटी, कैन सीक इंफॉर्मेशन, कैन ऑब्टेन लीगल एडवाइजेस, प्रोफेशनल एडवाइजेस, कैन सिक्योर अटेंडेंस ऑफ basically of outsiders of expert whenever it is relevant. ठीक है। नेक्स्ट, द रोल ऑफ ऑडिट कमिटी, दिस इज अ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, आरटीपी क्वेश्चन। रोल ऑफ ऑडिट कमिटी, ये आप आंख बंद करके भी लिख सकते हैं कि ऑडिट कमिटी क्या काम करता है। सबसे पहला, रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ये फिक्स करेगा, ये तो उन्होंने कंपनीज एक्ट में बोला हुआ है। नेक्स्ट, अप्रूवल ऑफ पेमेंट्स, कितना पेमेंट देना है इसके बारे में। रिव्यू ऑफ क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप ऑडिट कमिटी रिव्यू भी करेगा। नेक्स्ट, application of funds which are raised via IPO, right issue, preferential issue, reviewing and monitoring independence of the auditor and their performance, scrutiny of the loans, investment, evaluation of internal control system, internal financial control and the risk management system, reviewing the functions of whistleblower mechanism, vigil mechanism मैंने अभी कहा, approval in the appointment of CFO after assessing his qualification, disclosure regarding related party। ऑल्सो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ना इंडिविजुअल क्वेश्चन के नाम पे भी पूछा गया है। क्या है? रिव्यूइंग विद द मैनेजमेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द एनुअल रिपोर्ट बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड फॉर अप्रूवल। ठीक है, ऑडिट कमेटी खुद चेक करेगा फिर बोर्ड को अप्रूवल के लिए भेजेगा। पर्टिकुलरली विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू, पर्टिकुलरली फॉर व्हाट, ये आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन भी है कि ऑडिट कमेटी जब ये रिव्यू करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह, जब लाइक डायरेक्टर साइन करे उससे पहले, तो कौन से मैटर्स को ध्यान में रखेगा, मतलब कौन से मैटर का रिव्यू करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट एज PEQ, एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन। PEQ तो है ही। ठीक है। Matters required to be included in DSR, Director's Responsibility Statement, sorry, DSR में, to be included in the board's report. Changes, if any, in the accounting policies, practices and reasons of the same. Major accounting entries involved on the basis of estimation, जहाँ पे expert की advice, experts के judgment को ध्यान में रखा हुआ है। Even इसको ना आप देखो, आपको शायद 265 याद आएगा, 260, 265। जब मैंने आपको 260, 265 पढ़ाया था, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, मैंने ऐसे सारे मुद्दों के बारे में बताया कि जब भी आप टीसीडब्ल्यूजी के साथ बात करते हो, यही सारी बातें करोगे। अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ चेंज हुआ है तो मेजर जजमेंट कहाँ लगे हुए हैं, याद आ रहा है? ABCD वाला पॉइंट था। यस, डिस्प्यूट हुआ है तो मैंने 260, 265 में ये सारी बातें की। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट सेम पैरेलल इक्वेशन। तो एक बार ऑडिटर आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ये सारा चीज बताएगा, आप मतलब यू बीइंग ऑडिटर और सॉरी यू बीइंग ऑडिट कमिटी, ये सारी ही चीजें यू टेक इनटू कंसीडरेशन। ठीक है। सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट मेड, यस, फील आया? 260, 265 का इंपॉर्टेंस पता चला? ओके। Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statement, disclosure of any related party transaction, modification of opinion in the draft audit। Most important question for your examination point of view, क्या question है? बोलता है reviewing with the management the annual financial statements and the audit report before the final approval of directors। ठीक है। एंड हमेशा ध्यान रखिए, ये जो रिपोर्ट है वो ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट है, क्योंकि एक शॉर्ट नोट आता है पेपर में, इवन यू ऑल्सो प्रैक्टिकली ऑडिटर विल साइन आफ्टर द डायरेक्टर्स ने साइन कर लिया है, अप्रूव कर लिया है, उसके बाद ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करता है। ठीक है। तो ये ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट है, तो यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऑडिटर ने रिपोर्ट दे दिया, अब ऑडिट कमेटी इसको देख करके बाद में फाइनली डायरेक्टर साइन करेंगे, नहीं। समझा है? ओके श्योर।
Next, oversight of the financial reporting processes and the disclosure of financial information to ensure that the financial statements are 3 words MCQ क्वेश्चन है. ये ओवरसाइट करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ढंग से लिखे हैं या नहीं है इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन आर करेक्ट सफिशिएंट एंड क्रेडिबल. ये करेक्ट है, सफिशिएंट है और क्रेडिबल है. बेसिकली उस पर रिलाई किया. डन डन आर डन. पक्का श्योर सॉर्टेड. चलाए आगे बढ़े. मैंडेटरी रिव्यूज बाय ऑडिट कमेटी. मैंडेटरी रिव्यू बाय ऑडिट कमेटी इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क है. रिव्यूइंग विद मैनेजमेंट विद रिगार्ड्स टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये है मैंडेटरी रिव्यू बाय ऑडिट कमेटी. मैंडेटरी मतलब जबरदस्ती. मैंडेट सबसे पहला मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन एंड द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन. स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. ये तो हमारा लाइक फेवरेट है यार. जब भी ऑडिट कमेटी आएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में चर्चा तो करेंगे. मैनेजमेंट लेटर. अभी शब्दों पे ध्यान दो, कहीं ना कहीं सुबह सुबह से. मैनेजमेंट लेटर, लेटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस. लो है ये, लो लेटर ऑफ वीकनेस. यस, इशूड बाय स्टाफ ऑडिटर. उसको रिव्यू करना. ठीक है, मैंडेटरी रिव्यू. इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स, इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस अगर इंटरनल ऑडिटर ने दिया है उसको रिव्यू करें. नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट रिमूवल टर्म्स ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर एज वेल एज स्टाफ ऑडिटर. ऊपर भी पड़ा. स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन जो जैसा एक्सपेक्ट किया था, इट वाज नॉट एज पर द नॉर्म्स. एएफआरएस के हिसाब से नहीं है, एज पर द कंपनी स्टैंडर्ड नहीं है, एज पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो हमने फ्रेम किया उसके हिसाब से नहीं. कोई डिविएशन है तो वो दैट इज स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन. क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डिविएशंस including the report of monitoring agency if any. एक मिनट, what is monitoring agency? Internally हम लोगों ने कोई कमिटी को, कोई एजेंसी को अपॉइंट करके रखा है to monitor the organization's governance, so organization's financial reporting. तो उनके statements को चेक करना. And lastly, annual statements of fund utilization for the purpose other than those for which it was issued, it was raised. जिस पर्पस के लिए हम लोगों ने पैसा लिया उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया. समझा है? पक्का. एंड रिव्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस और डन. बाहर करें. मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिगार्डिंग द फाइनेंशियल कंडीशन एंड द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन. पते की बात करो, प्रॉफिट कितना हुआ है. ठीक है. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. लो issued by stat auditor, low issued by internal auditor. Okay. Statement of deviation, appointment of chief internal auditor, statement of deviation issued by any agency if appointed. Next, annual statement of utilization of funds for the purpose other than for which it was raised. And last, prospectus of or notes. Done. Mandatory review by audit committee. Question क्या है? Mandatory review by audit committee. Done. पक्का श्योर 110% पक्का. अब आगे बढ़ेंगे विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. चलिए अब आगे बढ़ते हैं विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नाउ ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में रेगुलेशन क्या कहता है. खूब सारी बातें कही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में जो भी डायरेक्टर्स है वो कितनी और कंपनीज में डायरेक्टर बन सकते हैं, वो कितनी और कंपनी के कमिटीज़ में मेंबर बन सकते हैं, कमिटीज़ में चेयरमैन बन सकते हैं. इन सब का क्राइटेरिया दिया हुआ है. सो चलिए लेट्स स्टडी दैट. एंड दिस वाज अ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन May 19. सो लेट्स अंडरस्टैंड. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिगार्ड में सबसे पहला चीज़ जो कही हुई है दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है. कॉम्पोजिशन में बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू या फिर फ्रॉम April 19, अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको डायरेक्टली पढ़ाती हूँ फ्रॉम April 2020 ऑनवर्ड्स. ठीक है. फ्रॉम April 2020 ऑनवर्ड्स एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड एंटिटी टू हैव 1 वुमेन डायरेक्टर. एंड खाली वुमेन डायरेक्टर भी नहीं, 1 independent women director. 1 independent women director.
सो ये चीज़ आपके कंपनीज एक्ट से अलग है। कंपनीज एक्ट में जो कहा हुआ है 1 वुमेन डायरेक्टर, यहाँ पे हम कहते हैं 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। मैम कौन सी कंपनीज खाली लिस्टेड, वो कहते हैं टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज। क्या है? टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी। हाउ विल यू ट्राई सिलेक्टिंग टॉप 1000? डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटल, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी, अगर आपकी कंपनी 1000 लिस्टेड एंटिटी की रैंकिंग में है तो आपकी कंपनी को एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना ही है, ठीक है। कूल, ओके। सो आई गेस यू मे हैव हर्ड दिस, या फिर आपने पढ़ा ही होगा। रिलायंस में वुमेन डायरेक्टर के नाम के लिए, लाइक यू नो, विथ रिस्पेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट, रिलायंस हैड वुमेन डायरेक्टर एज नीता अंबानी जी। बट ये रेगुलेशन लास्ट टाइम उन्होंने कहा टॉप 500 को, मतलब अप्रैल 19 से टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज को कहा था एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। तो रिलायंस ये टॉप 500 में आता है। सो रिलायंस हैड टू अपॉइंट 1 मोर independent women director. Why? Neeta Ambani ji is not independent. Independent नहीं है, ठीक है। सो इन्होंने मिसेस भट्टाचार्य को अपॉइंट किया था, ठीक है। जस्ट थोड़ा टाइम में ही, ये जैसे ही थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, आई विल शो यू द गवर्नेंस रिपोर्ट ऑफ रिलायंस, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डिपेंड्स अपॉन द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। के बोर्ड के जो चेयरमैन है वो कैसे है, वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सो इफ इट ऑल द चेयरमैन इज इंडिपेंडेंट, तो लेस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन द बोर्ड, ठीक है। सो व्हाट इज द केस, क्या कहता है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। इफ द चेयरमैन is a non-executive, then more than equals to 1/3 of the directors must be independent. 1/3 means, मैं सिर्फ आपको क्लासीफाई करके बता रही हूँ so that you will also, like you know, it will be easy for you to by heart. 1/3 is 33.33%, ठीक है। अब यह है नॉन एग्जीक्यूटिव। सेकेंड पार्ट कहता है इफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज नॉट नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब ही इज एग्जीक्यूटिव, नॉट नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब ही इज एग्जीक्यूटिव, मतलब ही इज नॉट इंडिपेंडेंट, ही इज समवेयर एसोसिएटेड विद द वर्क्स। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ज्यादा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट, तो वो कहता है मोर देन इक्वल्स टू 1/2 ऑफ द डायरेक्टर्स, मतलब 1/2 ऑफ द टीम मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। 1/2 का मतलब होता है 50%। So see, you understand this. When the chairman he himself is non-executive, 1/3. When the chairman he himself is not non-executive, that is he is executive, then 1/2. Third point कहता है, third point is also similar to the second point. Third point कहता है non-executive मतलब executive नहीं है, but he is promoter or related to any person. मतलब all in all he is not executive directly, like no, he is not directly participating in the operations, he is not executive, but he is somewhere related to the promoter. तो all in all हम लोग को क्या लगेगा, यार इसका इंडिपेंडेंस कहीं पे तो डाइल्यूट हो सकता है। सो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, 1/2 ऑफ द बोर्ड मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सिंपल। सो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड क्या कहता है, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड में कितने जन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। इफ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज नॉन एग्जीक्यूटिव, 1/3. If he is not non-executive, then 1/2. If at all he is non-executive but somewhere related to the promoter or any other person, then 1/2. Easy? Okay. Frequency of the meeting, बोर्ड की मीटिंग कितनी बार होनी चाहिए, दिस इज ऑलमोस्ट सेम, वहाँ पे भी सेम है, मिनिमम 4 मीटिंग्स विद अ मैक्सिमम गैप ऑफ 120 डेज। इसके बाद अप्रैल 19 हम लोग पढ़ते हैं अप्रैल 2020। अप्रैल 2020 यहाँ से टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी मस्ट हैव मिनिमम 6 डायरेक्टर्स। ये मिनिमम 6 डायरेक्टर्स का फंडा कैसे आया, आपको याद है कंपनीज एक्ट में हम लोग ने मिनिमम डायरेक्टर मैक्सिमम डायरेक्टर का फंडा क्लियर करके रखा है,
पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी 2, 3, यस। वैसे यहाँ पे मिनिमम डायरेक्टर्स इज 6, ठीक है। कौन सी कंपनीज को? टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि 6 तो है ही, बट अप्रैल 2020 से इट इज टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज। इसके बाद नो डायरेक्टर कैन कंटिन्यू और कैन बी अपॉइंटेड or appoint any person as non-executive director who has attained the age of 75 years, ठीक है। नेक्स्ट, chairman of the company to be non-executive and not to be related to MD or CEO with effect from 1/4/2020। मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे, अगेन रिलायंस वाली बात। रिलायंस के केस में मिस्टर अंबानी, जो अंबानी जी है, ही इज MD एज वेल एज चेयरमैन। he was MD as well as chairman. Now in the current case, as per SEBI regulation, जो भी पर्सन चेयरमैन है, he cannot be executive, he cannot be managerial director or CEO of the company, ठीक है। नाउ अभी करंट स्टेज पे हम जब भी अंबानी जी के बारे में देखेंगे, he will just be holding one position, either this or this, ठीक है। इनिशियली ही हैड बोथ द डेजिग्नेशन, चेयरमैन ऑफ द कंपनी एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। यस, इजी, ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप यहां पे देखिए, एक पर्सन कितने कंपनी में डायरेक्टर्स बन सकते हैं? दैट वाज 20, ठीक है। 20 कंपनी में एक पर्सन डायरेक्टर, अगर आपको कोई कंपनी में डायरेक्टर बनना है, 20 कंपनी में आप डायरेक्टर बन सकते हैं। बट सेबी क्या कहता है? सेबी कहता है अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन, अप्रैल 2020 का ही केस लेते हैं, इन नॉट मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज, नॉट मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज। मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज में आप एज अ डायरेक्टरशिप पोजिशन होल्ड कर सकते हो। इसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप नॉट मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटी, ठीक है। इसके बाद होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर इन एनी लिस्टेड कंपनी, जो भी होल टाइम डायरेक्टर है, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर है इन एनी लिस्टेड कंपनी, शैल नॉट सर्व एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 3 लिस्टेड एंटिटीज। इसका मतलब क्या हुआ पीपल? इसका मतलब हुआ, अगर आप एक कंपनी में, वन कंपनी में, जैसे कि नाम लिख देते हैं के लिमिटेड, आप के लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर हो, तो आप और कितनी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो? 7 या 3? 3। सो ID in how many companies? 3 लिस्टेड एंटिटीज लिख देते हैं, 3 लिस्टेड एंटिटीज। मैम व्हाट इफ मैं कोई भी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हूं, मैं कोई भी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर CEO वाली पोजीशन पे नहीं हूं, मैं सिर्फ एज अ डायरेक्टर सिटिंग फीस ले रहा हूं या एज अ डायरेक्टर वहां पे अपॉइंटेड हूं, तो मैं कितनी कंपनीज में एज ID सर्व कर सकता हूं? तो 7। इजी, पक्का श्योर? ओके, 7 लिस्टेड एंटिटीज, हाँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सेबी रेगुलेशन, LODR, तो हम सारा का सारा लिस्टेड एंटिटीज के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। ओके, डन विद दिस, पक्का श्योर? 100%। आगे बढ़े, इजी गोइंग, एनी डाउट टिल नाउ? तो क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? पढ़ा सबसे पहला, यहाँ पे आ जाइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सबसे पहला क्या चीज़ पढ़ा हम लोगों ने? बोला कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कॉम्पोजिशन में हम लोगों ने क्या डिवाइड किया? हम लोगों ने बोला कि बॉस एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने कहा कि कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड कैसा होना चाहिए? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द चेयरमैन।
चेयरमैन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव है या फिर वो रिलेटिव है, तो अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है मींस चेयरमैन ही हिमसेल्फ इज इंडिपेंडेंट, तो 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो बोर्ड में होंगे तो चलेगा। बट अगर खुद चेयरमैन कहीं पे एग्जीक्यूटिव पर्सन है तो बॉस हमें देखना पड़ेगा 1/2 मतलब 50% लोग एटलीस्ट इंडिपेंडेंट चाहिए बोर्ड में। ठीक है, यस। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीटिंग 4/120 सेम है ये। उसके बाद 75 ईयर्स ऑफ एज, कोई भी पर्सन जिनका 75 ईयर्स ऑफ एज हो गया उनको अपॉइंट नहीं करेंगे एज अ डायरेक्टर। नेक्स्ट, जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है, जो चेयरमैन है, ही हैज टू बी नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉट टू बी रिलेटेड, ठीक है, टू एमडी और सीईओ। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में हम लोगों ने क्या कहा, अप्रैल 2020 से नॉट मोर देन 7 लिस्टेड कंपनी में आप डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट कर सकते हो, एज वेल एज नॉट मोर देन 7 लिस्टेड कंपनी में आप आईडी सर्व कर सकते हो। बट अगर आपने कोई कंपनी में एज एमडी सर्व किया है, एमडी सीईओ सर्व किया है, तो आप मैक्सिमम 3 लिस्टेड कंपनी में आईडी सर्व कर सकते हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर्व कर सकते हो। ठीक है, पक्का, श्योर, ओके। एक मिनट, के लिमिटेड भी लिस्टेड एंटिटी था, के लिमिटेड इज ऑल्सो लिस्टेड एंटिटी जहां पे आप एमडी हो। ठीक है, सिंपल, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर्स एटलीस्ट 4 मीटिंग विद अ मैक्सिमम गैप ऑफ 120 डेज। कोरम कितना चाहिए, अप्रैल 2020 से टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज शैल बी 1/3 of its total strength or 3 directors, whichever is higher. 1/3 of its total strength or 3 directors, whichever is higher. अब यहाँ पे एक important चीज, including at least 1 independent director, including at least 1 independent director. ठीक है, पक्का श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, पार्टिसिपेशन ये वाला पॉइंट लॉ में भी है। अगर कोई भी डायरेक्टर को मीटिंग में, जैसे कि हम लोगों ने कोरम का कहा, हम लोगों ने कहा कितना मीटिंग होल्ड करना है, ये बात कही। सो कोई भी डायरेक्टर को अगर मीटिंग में ऑडियो विजुअल मीन्स से आना है, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स से आना है, तो क्या ये चीज अलाउ होगी? हाँ, इट शैल बी काउंटेड एज कोरम। पार्टिसिपेशन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग or by other audio visual means shall also be counted in quorum. ठीक है, ओके। अब थोड़ा अच्छे से इंपॉर्टेंटली बात, डायरेक्टर shall not serve as member in more than 10 committees. ये क्या हुआ मैम, व्हाट इज 10 committees, ये क्या है, समझो। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमने कहा मिनिमम 6 डायरेक्टर होने चाहिए, तो हम लोग 6 बना लेते हैं। डायरेक्टर 1 2 3 4 5 6, ये तो है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अभी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से मैं मान लेती हूँ हमारे पास और 2 ज़्यादा है। ठीक है, 7 8 डायरेक्टर्स है हमारे पास। ठीक है, एट डायरेक्टर्स हैं। अब ये 8 डायरेक्टर्स में से एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। इनको हमने मान दिया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज वेल एज शी इज वुमेन डायरेक्टर। ठीक है, IDWD, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। अब हम लोग जितनी भी कमिटीज फ्रेम करेंगे वो इन्हीं डायरेक्टर्स में से फ्रेम करेंगे। मैम कमिटीज का मतलब, देखिए कमिटीज का मतलब रेम्यूनरेशन कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, ग्रीवेंस सॉल्विंग कमेटी, यस, इतनी ऑडिट कमेटी, इतनी सारी जो कमिटीज होती है कंपनी में, ये सारी कंपनी में जो कमिटीज है वो इन्हीं डायरेक्टर्स से बनी होगी। यस, अभी हर कमिटी के लिए अलग अलग लोग तो लेने नहीं जाएंगे। अब ये जो पर्सन है, जैसे कि हमने मान लिया ये मिस्टर ए, ये जो पर्सन है जो कंपनी के डायरेक्टर है, वो कितनी कमिटी में मेंबर बन सकते हैं वो है यहाँ पे।
नॉट बी मोर देन 10, ठीक है। एंड ठीक है मैम, एक ही कंपनी के 10 कमिटीज नहीं, अक्रॉस ऑल द लिस्टेड एंटिटीज जहां पे मिस्टर ए एज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड है, ठीक है। एंड दूसरी बात, कितनी कमिटीज में वो मिस्टर ए एज चेयरमैन अपॉइंट हो सकते हैं और एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ मोर देन 5 कमिटीज। एक्चुअली मोर देन नहीं है, नॉट यहां पे लिख दिया, नॉट मोर देन 5 committees across all the listed entities in which he is a director, ठीक है। सो ये मिस्टर ए को हम क्या कहेंगे कि डियर सर, आप मैक्सिमम 10 कमिटी में मेंबर बन सकते हैं, मेंबर इन एंड चेयरमैन इन maximum 5 companies, 5 committees across all listed entities. Across all listed entities. मैम क्या ये रियली पॉसिबल है? बताएंगे बताएंगे, बस एक ये लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ये पूरा ही चार्ट बताने वाली हूँ। एक प्रैक्टिकल रिपोर्ट लेकर के हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, चलिए अभी हम लोग वो प्रैक्टिकल रिपोर्ट ले लेते हैं हाथ में। यस, सो आई हैव लास्ट ईयर्स रिलायंस का रिपोर्ट। सी, चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन धीरूभाई अंबानी जी, सेबी एलओडीआर, ठीक है, ओके। 18-19 का रिपोर्ट है ये, एनुअल रिपोर्ट। एथिक्स के बारे में बात करेंगे, ये सारा ही चीज़ एक बार देख लीजिए। हाँ, एथिक्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारा इसके बाद वाला एक छोटा सा कंटेंट ये भी है कि व्हाट इज़ अ कंटेंट, ओके, डिस्कशन का कंटेंट, रिपोर्ट का कंटेंट, ये सारा चीज़। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, ये देखिए, थोड़ा सा सिर्फ जस्ट यूल हैव टू चेक इट अराउंड। अटेंडेंस ऑफ डायरेक्टर्स एट बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टरशिप्स एंड चेयरमैन मेंबरशिप ऑफ द कमिटी ऑफ ईच डायरेक्टर, ठीक है, ओके। मुकेश अंबानी जी, अटेंडेंस एट द मीटिंग ड्यूरिंग दिस इज बोर्ड मीटिंग, 7 बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट थे, एजीएम में प्रेजेंट थे, हाँ जी बिल्कुल आए थे वो भी। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एज ऑन 31 मार्च, 5 लिस्टेड कंपनीज में वो डायरेक्टर्स है, ठीक है। कैटेगरी ऑफ डायरेक्टरशिप एंड नेम ऑफ अदर लिस्टेड कंपनीज एज ऑन 31 मार्च 2019, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वहां पे, कौन? अंबानी जी, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबरशिप, चेयरमैनशिप ऑफ द कमिटीज इन अदर कंपनी एज ऑन 31 मार्च। कोई अदर कंपनी में आप चेयरमैन या मेंबर है? नहीं है। डन, पक्का, श्योर, 100%, ओके। नाउ ऐसा सबके बारे में दिया है, योगेंद्र जी, मन सिंह जी, अशोक मिश्रा जी, ये इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, ये हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 7 मीटिंग में प्रेजेंट थे, एजीएम में भी आए हुए थे।
नंबर ऑफ अदर डायरेक्टरशिप एज ऑन दिस इज 9, ठीक है, ओके। कैटेगरीज, सिप्ला में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है इतनी सारी कंपनी में? मैक्सिमम तो 7 का बोला ना, समझा है? पक्का श्योर? मतलब ये जो पर्सन है वो कोई लिस्टेड कंपनी में एमडी नहीं होंगे। यस, ओके। 8 इंक्लूडिंग 5 एज चेयरमैन। 8 कंपनी के मेंबर्स है, वो 8 कमिटी के मेंबर है एंड 8 में से 5 कमिटी के चेयरमैन है। यही हम लोग ने लास्ट में पढ़ा। कितनी कंपनी में, मैं ऊपर लिखती हूँ जरा सा, 8 आउट ऑफ विच 5 एज अ चेयरमैन। कितनी कंपनी में वो एज अ मेंबर ऑफ कमिटी रह सकते हैं? मैक्सिमम 10। कितनी कमिटीज में वो एज ए चेयरमैन रह सकते हैं? मैक्सिमम 5। तो वही कहा है इंक्लूडिंग 5 एज चेयरमैन। ये मेंशन करना जरूरी था क्योंकि ये सेबी का रिक्वायरमेंट है। ये देखिए, अरुंधति भट्टाचार्य जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। करंटली फॉर रिलायंस ऑल्सो शी इज इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर, ठीक है, ओके। ये देखिए हैशटैग अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 2018। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर की रिक्वायरमेंट थी ना। लास्ट ईयर की रिक्वायरमेंट क्या थी? एटलीस्ट 1 टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज में एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। याद आया? तो तभी इनको अपॉइंट कर लिया था, मैंने यही कहा था, अरुंधति भट्टाचार्य जी, ओके। अब यहाँ पे आ जाइए, कमिटीज़ के बारे में बात करें। मैंने ये जो कमिटीज़ कहा ना, 10 कमिटी, 5 कमिटी, 10 कमिटी में मेंबर्स, 5 कमिटी में एज चेयरमैन होल्ड कर सकते हैं। अब ये देखिए, कमिटीज, डिटेल्स ऑफ कमिटी एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड हियर अंडर, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ कमिटी, ऑडिट कमिटी है, ह्यूमन रिसोर्स कमिटी है, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी है, CSR कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमिटी है, रिलेशनशिप कमिटी है, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी है, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट कमिटी है। ऐसे खूब सारी कमिटी है। अब यहाँ पे देखिए, सी लुक एट दिस, ये लास्ट ईयर का रिपोर्ट है। आई टोल्ड यू अंबानी जी चेयरमैन एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर है। यस, अब करंट ईयर का रिपोर्ट आएगा ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम होगा, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर साथ में नहीं हो सकते। दैट इज द करंट ईयर्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। जो भी पर्सन चेयरमैन है वो MD नहीं हो सकता। यस, ओके। सो यहाँ पे उन्होंने क्या है कि ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, निखिल एंड हितेश। अब ये देखिए यहाँ पे, लुक एट दिस, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन है, चेयरमैन, तो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए हमको कमिटी में? 1/2, दैट इज 50%। yes, more than equals to 1/2 if the chairman is executive, if the chairman is executive। तो यहाँ पे देखें, if the chairman is executive then हमको 1/2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए इन द कमिटी। 6 लोग हैं, एटलीस्ट 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होंगे। 1 2 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इजी। अब समझ में आया कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे और ये कैसे प्रैक्टिकली रन हो रहा है। श्योर, 100% यस, ओके। और भी अगर हमको देखना है तो देखिए, अभी या योगेंद्र जी, योगेंद्र जी ही हिमसेल्फ इज नॉन एग्जीक्यूटिव, ही हिमसेल्फ इज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर ही हिमसेल्फ इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो कितने डायरेक्टर इंडिपेंडेंट चाहिए इन द कमिटी? 1/3। यस, कितने लोग हैं? 4।
4 में से अगर हम लोग देखने जाए तो मिनिमम 1 या 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, इसमें तो इससे भी ज्यादा है। 1 2 यस, इजी, पक्का, श्योर, 100%। ओके, अभी देखिए मीटिंग कितनी होल्ड हुई है, और मीटिंग ये देखो कितने साल कितनी कितनी मीटिंग हुई है, मीटिंग्स हेल्ड। डन, पक्का, श्योर, ओके। बस दैट वाज समथिंग विच आई wanted to share it up with you in order to give you the practical insights. Yeah, meeting details, grievance redressal, compliance officer, prohibition on insider trading। ठीक है, चलिए अब चले किताब में। ये देखो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये रिस्क मैनेजमेंट वाला वर्ड मैंने आपको बोर्ड ऑफ सेबी के लिए भी बोला हुआ था। डन, चले किताब में एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे एंड देन विल वाइंड अप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका कंप्लीट होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं विद द कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। ये खूब ही इंपॉर्टेंट सा कंटेंट है, खूब ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। इसके ऊपर सैम्पल पेपर में, ICAI के सैम्पल पेपर में MCQ भी है कि इसमें से कौन से मैटर्स पे डिस्कशन होता है और एनालिसिस होता है, ठीक है, या फिर कौन से टॉपिक पे एनालिसिस नहीं होता है। ठीक है, सो वो लोग इतने सारे पॉइंट्स दे देंगे और एक हाथ कुछ अलग मैटर दे देंगे। सो यू विल हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट रीडिंग दिस कंटेंट। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस क्या क्या होगा? इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, सेगमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस, आउटलुक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा, क्योंकि ये यूजुअली आपके सुनने में नहीं आता है। आउटलुक मेल वाला नहीं। ओके, रिस्क एंड कंसर्न्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड देयर एडिक्वेसी, वेदर दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। नेक्स्ट, discussion on financial performance with respect to operational performance, material development and human resource, significant changes in key financial ratios along with explanation, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा key financial ratios में ज़रा सा भी change होना रीज़न मांगता है इन बोर्ड रिपोर्ट कि क्यों ऐसा ख़राब हो गया, मतलब प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, द डिटेल्स ऑफ चेंजेस इन the return or the net worth as compared to the previous year। ठीक है, most important point to be considered, the content of management discussion and analysis। इसके बारे में मैनेजमेंट डिस्कशन करता है और एनालिसिस करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ये एक आप यहाँ पे और भी एक पॉइंट लिख करके रखिए, दिस इज एक्सपेक्टेड MCQ question, expected MCQ। okay, next is vigil mechanism। as I told you, vigil mechanism is where whistleblower thing kind of, yeah। so basically ये vigil mechanism पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था ये चीज़। so अगर हमको लग रहा है कि डायरेक्टर्स को इंफॉर्मेशन मिल रही है, so you need to establish some kind of mechanism in order to get a genuine report, genuine concerns हमको पता चल सके इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिटरली एक मूवी का नाम याद दिलाऊंगी, नायक मूवी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू सीन। नायक मूवी में एकदम ही एंड में यू नो दे हैव वन कंप्लेन बॉक्स आउट एंड एट द एंड ऑफ द मूवी दे शो दैट सीन, नाउ द कंप्लेन बॉक्स इज एम्प्टी, currently there is no complaint। I know that is a hypothetical situation, बट वो ऐसा एक सीन आता है कि एक कंप्लेन बॉक्स है एंड कंप्लेन बॉक्स में
एक फूल गिरता है, मतलब स्पेसिफाइंग डिनोटिंग दैट कि कोई कंप्लेन नहीं आ रही है. सो बस इट इज़ दैट काइंड ऑफ मैकेनिज्म, सिर्फ इतना समझ लीजिए. ठीक है. इट इज़ एस्टैब्लिश फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉय टू रिपोर्ट द जेन्युइन कंसर्न्स. सेफ गार्डिंग, देखिए अगर कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ हो रही है एंड आई ट्राई टू स्पेसिफाइंग दैट कि यार ये जो मिस्टर एक्स है ना, ही इज़ नॉट अप्रोप्रिएटली वर्किंग, या फिर देर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग रॉन्ग, तो यहाँ पे विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए. अच्छा बाहर मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. एडिकेट सेफगार्डिंग अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज और एनी अदर पर्सन. ठीक है. ओके. सच मैकेनिज्म शैल बी डिस्क्लोज्ड ऑन द वेबसाइट and in the board's report. Okay. Next. So next, this is your homework for today. Just JR. ठीक है. And yes, one of the important thing which I want to discuss. Currently मैंने अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया है, that is examination या फिर examination point of view highly important which was required and past exam question में आया हुआ है. But other than this also there are few other regulation also with respect to other committees. ठीक है. जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ऐसी सारी कमिटीज़ के रिगार्ड्स में कुछ और प्रोविजंस भी है. सो आपको मैं जेन्युइनली कहूँगी कि जो लॉ में प्रोविजंस दे करके रखे हैं ना, वो आप अच्छे से ही करके जाइएगा. नॉमिनेशन, रेम्यूनरेशन, रिस्क मैनेजमेंट के रिगार्ड्स में. ठीक है. दैट विल लाइक कवर अप द कंटेंट हियर ऑल्सो. ठीक है. सो द नेक्स्ट पार्ट विच यू विल बी स्टडिंग या फिर विच यू विल बी गो थ्रूइंग फ्रॉम द मॉड्यूल, यू विल फाइंड इट सिंपल. एंड इसके बाद ये जो सेबी LODR का RTP का अमेंडमेंट आया था, जो जुलाई 2020 के RTP में था, ये वाला पार्ट अलग से वीडियो बना करके आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है. सो ये वाला चीज़ आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा. ये सब कुछ समझाया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर. ठीक है. सो कब, कहाँ, कौन से केस में कौन सा रिपोर्ट देना है, LR देना है, नहीं देना है, कितने आवर्स में रिपोर्टिंग करना है, कंपनी को कब इंटीमेशन देना है, ये सब कुछ ही समझाया हुआ है. सो ये वीडियो के बाद तुरंत ही बाद, मतलब ये वीडियो जैसे ही खत्म होता है उसके बाद तुरंत गो टू दैट अमेंडमेंट वीडियो एंड सेबी LODR का अमेंडमेंट चेक कर लीजिए. ठीक है. यस. सो हियर. And by this we complete the exam oriented preparation of audit committee and corporate governance. You all keep studying, keep revising, have a fantastic day ahead. Be safe, take care, bye bye.